Hello everyone, this side Talat and today I am back again with the next video and the chapter is the regional kingdoms part 2. So here I start. So this is the chapter 4, the regional kingdoms part 2. In the previous video I have already explained कि किस तरह से दिल्ली सुल्तान्स के टाइम में दिल्ली सल्तनत के जब रूलिंग थी, जब रीन चल रहा था, तो उसके आधे यानी लेटर हाफ बाद के आधे टाइम में किस तरह से बहुत सारे रीजनल किंगडम्स ने अलग अलग प्रोविंसेस में राजाओं ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया और किस तरह से उन्होंने दिल्ली सल्तनत से अपने आप को अलग कर लिया। तो जो वीक सुल्तान थे उनका फायदा उठाकर बहुत सारे लोग अलग हो गए थे। मैंने इसमें आपको कश्मीर के बारे में, मारवाड़, मेवाड़, जौनपुर, बंगाल और मालवा के बारे में भी बताया था। गुजरात और खंदेश के बारे में भी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में। सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड those about those kingdoms, then definitely you need to watch my previous video. And in this video I am going to tell you about कि किस तरह से जितने भी छोटे छोटे किंगडम्स अपने आप को जिन उन्होंने अलग किया था दिल्ली सल्तनत से, उसमें जो सबसे पावरफुल जो किंगडम्स सामने आए थे, those were विजयनगर एंड बहमनी. So here in this video I am just going to start from विजयनगर कि जितने भी here it is, I can adjust it for you. Here it is. So this is विजयनगर. तो विजयनगर और बहमनी, तो जो पावरफुल किंगडम्स अलग हुए दिल्ली सल्तनत से, दोज वर विजयनगर एंड बहमनी. और ये जो जितने भी मैंने आपको पढ़ाया था मैंने एक्सप्लेन किया था, तो वॉट एवर आई एक्सप्लेन इन प्रीवियस वीडियो, ये ज्यादातर मैंने आपको इसकी एंडिंग बताई कि किस तरह से मुगल्स ने इन सारे पार्ट्स को अपने में मिला लिया था. हेयर यू कैन सी द मुगल्स एनेक्स कश्मीर को मुगल्स ने एनेक्स कर लिया. ठीक वैसे ही बंगाल को भी मुगल्स ने अपने में मिला लिया था 16th सेंचुरी में. तो ये सारे फाइनली मर्ज हो गए थे किसमें जाकर, मुगल्स में. बट अब मैं जो पढ़ाने वाली हूँ कि दो पावरफुल किंगडम्स विजयनगर किस तरह से सामने आया. सो द पॉइंट इज द किंगडम इज द विजयनगर एम्पायर. विजयनगर एम्पायर को दो भाइयों ने इसे एस्टेब्लिश किया था. देयर नेम्स वर हरिहर एंड बुक्का राय. तो हरिहर एंड बुक्का राय ने विजयनगर को 1336 में इसे एस्टेब्लिश किया था. और ये ककत्याज ऑफ वरंगल के ककत्याज जो राजा थे, ये इनके फ्यूडेटरीज थे, मींस इनके ऊपर डिपेंडेंट थे. और इनके बारे में हम ऑलरेडी ककत्याज ऑफ वरंगल के बारे में चैप्टर 2 में हम ऑलरेडी इन्हें पढ़ चुके हैं. जब 1323 में गयासुद्दीन तुगलक वरंगल पे रूल कर रहा था, तो ये दोनों जो भाई थे हरिहर एंड बुक्का, इन्होंने अपना जो बेस था ये काम्पिली में शिफ्ट कर लिया. अब ये यहाँ पहुंचे और यहाँ उन्होंने लोकल रूलर्स के साथ काम करना शुरू किया. फिर तुगलक्स ने इस काम्पिली जगह को जीत लिया. जहां पर ये दोनों भाई पहुंचे थे, इस काम्पिली जगह को तुगलक्स ने जीत लिया. अब ये दोनों भाइयों को कैप्टिव किया गया, कैद किया गया और इन्हें साउथ इंडिया में भेजा गया कि जाओ यहाँ पर रिबेलियंस को हरा कर आओ, इन्हें क्रश करके आओ. कुछ टाइम के बाद इन दोनों भाइयों ने, हरिहर एंड बुक्का ने, मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ रिबेल किया और तुगलक के खिलाफ रिबेल करके उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, अपने आप को अलग कर लिया. फिर अपने आप को अलग करने के बाद इन्होंने विजयनगर एम्पायर बनाया और जिसको आप इंग्लिश में कहें तो सिटी ऑफ विक्ट्री है, एंड मेड इट देयर कैपिटल. और इस विजयनगर को इन्होंने अपनी कैपिटल भी बना लिया. हरिहर एंड बुक्का, तो इस तरह से विजयनगर एम्पायर को स्टैब्लिश बनाया गया. हरिहर ने 1336 में सिंहासन को संभाला. 20 इयर्स तक हरिहर ने रूल किया. उसके बाद बुक्का उसकी जगह पर आया और बुक्का ने 1377 तक रूल किया. दोनों भाइयों ने मैसूर के होयसालास और मदुरई के राजाओं को हराया, उनके खिलाफ वॉर किए, उनसे लड़ाइयां करी. बुक्का डिफीटेड द लेटर, मींस बुक्का ने मदुरई के राजाओं को हराया और उनकी टेरिटरीज को अपने में मिला लिया. सो ग्रेजुअली साउथ का एक लार्ज पार्ट, एक बड़ा पार्ट हरिहर और बुक्का के यानी विजयनगर एम्पायर में इंक्लूड हो गया, उनका राज बन गया. डायनेस्टीज की बात करें, द किंगडम ऑफ विजयनगर लास्टेड फॉर 230 ईयर्स, यानी विजयनगर एम्पायर, विजयनगर किंगडम 230 ईयर्स तक रहा. और वो जो राजा यहाँ पर रूल करते थे, दे वर कॉल्ड एज रायास. राजाओं को रायास कहा जाता था. और ये 3 डायनेस्टीज के राजाओं ने इस किंगडम पर, विजयनगर किंगडम पर रूल किया. संगम डायनेस्टी ने 1336 से 1485 तक रूल किया. सुलुवा डायनेस्टी ने 1485 से शुरू करके 1505 तक. फिर तुलुवा डायनेस्टी ने इसके बाद 1505 से 1665 तक रूल किया.
फॉरेन ट्रेवलर्स की बात करें तो बहुत सारे ट्रेवलर्स यहाँ पर आए, लाइक निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रज्जाक, डोमिंगो पेस विजयनगर किंगडम आए और उन्होंने यहाँ पर विजिट किया। दे हैव डिस्क्राइब द कैपिटल सिटी ऑफ हम्पी। उन्होंने बताया कि यहाँ का जो कैपिटल सिटी था, जो हम्पी था जिसका नाम, और यहाँ के लोगों के बारे में और उनकी लाइफ के बारे में भी इन लोगों ने, इन सारे ट्रेवलर्स ने बताया। कृष्णदेव राया 1509 से 1530 तक रूल करने वाला। तो विजयनगर एम्पायर का ग्रेटेस्ट रूलर कृष्णदेव राया था, उसे माना जाता है। उसने बहामनी सुल्तान और उड़ीसा के राजाओं को हराया और अपना किंगडम वो आगे बढ़ाते हुए कहाँ तक पहुंचा कर लेके गया, रायचूर जो दोआब है, जो जगह है कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच की जगह को उसने अपने कंट्रोल में कर लिया। जब कृष्णदेव राया रूल कर रहा था तो उसके टाइम पर ऑलमोस्ट होल ऑफ साउथ इंडिया उसका अंपायर था, यानी उसके टाइम में सारा साउथ उसका ही पार्ट माना जाता था। कृष्णदेव राया के टाइम पर बिजनेस और कॉमर्स काफ़ी फ्लोरिश हुए, काफ़ी आगे बढ़े और इनके जो ट्रेडिंग लिंक्स थे पोर्तुगीज, इंग्लिश और डच के साथ भी रहे। ही ऑल्सो पेड ग्रेट अटेंशन टू एग्रीकल्चर पर भी कृष्णदेव राया ने काफ़ी ध्यान दिया। बहुत सारे टैंक्स, डैम्स, कैनल्स इरिगेशन के लिए बनवाए। इसका मतलब राजा का ध्यान एग्रीकल्चर की तरफ भी था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एडमिनिस्ट्रेशन। जो विजयनगर एम्पायर था उसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, तो उसमें राजा सुप्रीम अथॉरिटी होता था और उसको असिस्ट करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती थी, एक ग्रुप होता था। पूरे एम्पायर को मंडलम्स यानी प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था और हर एक मंडलम को एक गवर्नर देखने का काम करता था। इसके बाद नाडूज थे, मंडलम के बाद नाडूज थे यानी डिस्ट्रिक्ट्स, उसके बाद स्थलास यानी सब डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद ग्राम्स यानी गांव थे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये एक चोला एडमिनिस्ट्रेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर था जो चोला एडमिनिस्ट्रेशन में था। गांव वाले लोग अपना खुद का देखेंगे, रूल करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये विजयनगर किंगडम के टाइम पर ये पूरी तरह से खत्म हो गया था। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम फ्यूडियल इन नेचर, ये अपने नेचर में फ्यूडियल हो चुका था। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन में लोग थे, जो पोस्ट थी, ये हेरिडिटेरी हो गई थी। मीन्स जिस पोस्ट पर फादर होता था उस पोस्ट पर उसका बेटा उसी पोस्ट पर आता था और कोई उस पोस्ट पर नहीं आता था। और इस टाइम पर जो राजा होता था वो अपने फ्यूडल लॉर्ड्स पर डिपेंडेंट हो गया था, उसका अपना कोई डिसीजन, उसकी कोई पावर नहीं रह गई थी। इकोनॉमिक कंडीशन, तो विजयनगर एम्पायर के टाइम पर इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी? विजयनगर एम्पायर एक रिच किंगडम था और इस टाइम पर विजयनगर एम्पायर जब बनाया गया तो वो काफ़ी उसमें प्रॉस्पेरिटी हुई, एग्रीकल्चर में, बिजनेस में, कॉमर्स में। और रेवेन्यू, मेन सोर्स जो था रेवेन्यू का, दैट वाज फ्रॉम लैंड से, ज़मीनों से जो टैक्स लिया जाता था वो इनकम का मेन सोर्स था। तो लैंड टैक्स के अलावा जो इनकम के और सोर्सेज थे वो डिपेंड करते थे, लाइक प्रॉपर्टी टैक्स, सेल ऑफ गुड्स, प्रोफेशन, मैरिज एक्सेट्रा, इन सब से भी टैक्सेस लिए जाते थे। और नाउ द पॉइंट इज एंड ऑफ द एम्पायर कैसे खत्म हुआ, विजयनगर एम्पायर किस तरह खत्म हुआ? द एम्पायर बिकेम वीक आफ्टर द डेथ ऑफ कृष्णदेव राया की डेथ के बाद उनका एम्पायर वीक हो गया। और जो नेबरिंग किंगडम्स थे, तो सारे नेबरिंग किंगडम्स, डेक्कन के सारे नेबरिंग किंगडम्स ने आपस में हाथ मिला लिया, एक साथ आकर उन्होंने विजयनगर के राजा को 1565 में बैटल ऑफ टालीकोटा में हरा दिया। तो इस तरह से विजयनगर एम्पायर खत्म हुआ। नाउ द नेक्स्ट पावरफुल किंगडम विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज द बहामनी किंगडम, कि किस तरह से दिल्ली सल्तनत के बाद के आधे सालों में बहामनी किंगडम बना और उसने अपने आप को अलग किया। बहामनी किंगडम को, तो इसे अलाउद्दीन हसन ने इस्टेब्लिश किया बहामनी किंगडम को, और ये गंगू नाम का एक इंसान था, उसके पास काम करते करते ये इतनी ऊंचाई तक पहुंचा है, इसलिए उसे हसन गंगू भी कहा जाता है। वो राजा बना, अलाउद्दीन हसन 1347 में जब राजा बना तो उसने अपने आप को टाइटल दिया अलाउद्दीन बहमन शाह, और इस तरह से उसने एक डायनेस्टी शुरू की और उस डायनेस्टी का नाम पड़ा बहामनी डायनेस्टी। तो बहामनी डायनेस्टी 180 ईयर्स तक इसने रूल किया और 1347 से 1527 तक। और ये अपना अंपायर, अपना किंगडम कहाँ तक बढ़ाकर लेके गए? नदर्न डेक्कन, यानी द होल ऑफ द नदर्न डेक्कन, यानी डेक्कन का पूरा जो होल पार्ट था कृष्णा रिवर तक, ये सारा बहामनी डायनेस्टी का था।
फर्स्ट गुलबर्गा और उसके बाद बिदर, ये दोनों कैपिटल्स थी। पहले गुलबर्गा इनकी कैपिटल थी, उसके बाद बिदर इनकी कैपिटल थी। फिरोज शाह बहमनी और महमूद गवन ये बहमनी डायनेस्टी के सबसे पावरफुल लोग माने जाते हैं। तो फिरोज शाह बहमनी और महमूद गवन को हम पढ़ लेते हैं। फिरोज शाह बहमनी रूल किया 1397 से 1422 तक। फिरोज शाह एक काफी पावरफुल रूलर माना जाता है। उसने गौंड किंग यानी गौंड राजा नरसिंह राय को हराया और उसकी टेरिटरीज अपने कंट्रोल में ली। उसके बाद उसने रायचूर डोआब को विजयनगर राजाओं से ले लिया, जीत लिया, लेकिन उसके बाद जल्दी ही वो हार गया। ही सून लॉस्ट इट अगेन। ये विजयनगर का जो रायचूर डोआब था उसको जल्दी ही उससे वापस ले लिया गया। फिरोज शाह एक लर्नेड मैन था। उसे अच्छे से साइंस के बारे में अच्छी से उसे नॉलेज था कई चीज़ों के बारे में। साइंस में वो काफ़ी इंटरेस्टेड था। उसे कहा जाता है कि वो एक अच्छा पोएट भी था। उसे पर्शियन बहुत अच्छे से आती थी। पर्शियन, अरबिक, टर्किश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी उसे काफ़ी अच्छे से आती थी। जब फिरोज शाह राजा बना तो उसने अपने टाइम पर, क्योंकि उसको काफ़ी लैंग्वेजेस के बारे में पता था, तो उसने ज़्यादातर जितने भी लर्नेड मैन थे, पढ़े लिखे लोग थे, उसने अपने कोर्ट में माइग्रेट करने के लिए उन लोगों को एनकरेज किया, उन्हें बुलाया। तो जिस टाइम पर वो राजा था तो ये माना जाता है कि द डेक्कन बिकेम द कल्चरल सेंटर ऑफ इंडिया, कि डेक्कन इंडिया का कल्चरल सेंटर बन चुका था। तो दिस वॉज अबाउट फिरोज शाह बहमनी। नाउ नेक्स्ट पावरफुल बहमनी डायनेस्टी का जो राजा था दैट वाज महमूद गवन। उसने रूल किया 1463 से 1481 तक। महमूद गवन बहमनी राजा मोहम्मद शाह थर्ड का वजीर हुआ करता था। वजीर होने के साथ साथ उसने किंगडम को काफी पावरफुल किया। बाय बर्थ महमूद एक पर्शियन था। वो इंडिया आया और इंडिया में आने के बाद वो डेक्कन में सेटल डाउन हो गया। उसने रॉयल कोर्ट में यानी राजा के दरबार में काम करना शुरू किया। जल्दी ही वो राजा का फेवरेट बन चुका था। 18 इयर्स तक उसने किंगडम के सारे कामों को देखा। उसने किंगडम को एक्सपैंड किया, एडमिनिस्ट्रेशन को रीऑर्गेनाइज किया। महमूद लर्निंग को काफी सपोर्ट करने वाला था और वो मैथमेटिक्स में काफी अच्छा था और उसकी लिटरेचर भी काफी अच्छी थी। तो जो मैथमेटिक्स और लिटरेचर में काफी अच्छा था महमूद गवन, उसने उर्दू की ग्रोथ के लिए भी काफी मेहनत की। बहुत सारे स्कॉलर्स जो पर्शिया से आते थे तो बहमनी कोर्ट आते थे और महमूद गवन ने बिदर नाम की जो जगह है वहां पर एक मदरसा भी बनवाया और इंडिया के अलग अलग जगह से और बाहर से बहुत सारे लोग इस मदरसे में पढ़ने के लिए भी आते थे। इस मदरसे में एक लाइब्रेरी है जहां पर 3000 मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, यानी 3000 से ज्यादा हाथ की लिखी हुई बुक आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। नेक्स्ट इज डेक्कनी परदेसी कॉन्फ्लिक्ट। डेक्कनी मीन्स डेक्कन के लोग, परदेसी मीन्स महमूद गवन बाहर से आया हुआ था, पर्शिया से आया था। तो ये कॉन्फ्लिक्ट, जिस झगड़े की बात हो रही है तो डेक्कनी परदेसी कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है। किंगडम में यानी उस किंगडम में हमेशा जहां पर महमूद गवन था वहां पर हमेशा एक झगड़ा होता था और वो दो ग्रुप्स के बीच में होता था। दरबार में नोबल्स के दो ग्रुप बने हुए थे और उन दोनों ग्रुप्स में हमेशा झगड़ा देखने को मिलता था। और वो दोनों ग्रुप कौन से थे? डेक्कनी एंड परदेसी। एक डेक्कनी ग्रुप हो गया, इंडिया का अपना डेक्कन के लोग, परदेसी यानी दूसरा जो महमूद गवन के पास से वहां से आए हुए लोग थे। डेक्कनीज वर ऑफ लोकल ओरिजिन। डेक्कनी जो लोग थे वो लोकल ओरिजिन थे, इंडिया के लोग थे। और परदेसी जो ईरान से आए लोग थे, टर्की, अरेबिया, सेंट्रल एशिया से आए जो लोग थे वो दूसरे ग्रुप में थे। अब इन लोगों को, जो दूसरे ग्रुप के जो लोग थे, परदेसी जो ग्रुप था, उन्हें फॉरेनर्स की तरह से देखते थे। डेक्कनी नोबल्स यानी इंडिया के जो नोबल्स थे वो उन्हें फॉरेनर्स की तरह से देखते थे। हमेशा उन दोनों के बीच में किसी भी पॉलिसी, किसी भी प्लान को लेकर हमेशा झगड़े होते रहते थे और वो एक दूसरे के खिलाफ हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते थे। महमूद गवन खुद परदेसी था तो वो इन दोनों ग्रुप को, डेक्कनी परदेसी ग्रुप को यूनाइट नहीं करा पाया एंड ही फेल्ड। His opponents hatched a conspiracy against him and had him executed in 1481। और फिर फाइनली इसके खिलाफ मीन्स महमूद गवन के खिलाफ उसके ओपोनेंट्स ने एक कॉन्स्पिरेसी की, साजिश की और उसे खत्म करवा दिया 1481 में। तो किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन रहा? वजीर या वकील होता था जो एडमिनिस्ट्रेशन को देखने का काम करता था। बाकी सीनियर ऑफिसर्स होते थे। अमीर जुमला जो फिनांस का हेड होता था, वजीर अशरफ फॉरेन अफेयर्स का हेड, सदर जहां
रिलीजियस का हेड और जुडिशियल डिपार्टमेंट उसी के पास होता था। तो ये थे कुछ पोस्ट थी। किंगडम को बहुत सारी प्रोविंसेस में डिवाइड किया जाता था जिन्हें तरफ कहा जाता था। तो किंगडम्स को अलग अलग जब डिवाइड करते थे तो हर एक प्रोविंस को तरफ कहा जाता था और हर एक प्रोविंस में एक गवर्नर होता था जिसे अमीर या तरफदार कहा जाता था। तरफ प्रोविंस का नाम और उसको देखने वाला गवर्नर, उसे तरफदार या अमीर कहा जाता था। उस गवर्नर को जागीर या जमीनों से पे किया जाता था, उसको सैलरी दी जाती थी। गवर्नर के पास खुद की आर्मी होती थी और वो जब कभी राजा को वॉर में जाने की जरूरत होती थी तो ये जो तरफदार होते थे, जो अमीर होते थे, ये अपने आदमी, अपने आर्मी और अपने इक्विपमेंट से राजा की या जो भी होता था उसकी हेल्प करने का काम किया करते थे। नाउ नेक्स्ट इज एंड ऑफ द किंगडम। किस तरह से बहमनी किंगडम एंड हुआ। जो इनके लेटर किंगडम्स हुए, बाद के जो राजा हुए, ये काफी वीक थे। तो इनके जो लेटर किंग्स हुए वो काफी वीक थे, जिसकी वजह से जो भी गवर्नर जहां जहां था, तो दिस लेट द गवर्नर्स इन द प्रोविंसेस टू डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस। अलग अलग प्रोविंसेस में अलग अलग गवर्नर्स ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी और उन्होंने राजा की बातों को मानने से मना कर दिया, जस्ट बिकॉज द वीकनेस ऑफ द किंग, राजा की वीकनेस की वजह से। तो 1527 में इनका किंगडम 5 इंडिपेंडेंट सल्तनत में डिवाइड हो चुका था। 5 इंडिपेंडेंट सल्तनत में डिवाइड हो चुका था। तो 5 इंडिपेंडेंट सल्तनत जिसमें बहमनी किंगडम डिवाइड हुआ था, उसमें से फर्स्ट है अहमदनगर, जिसे निजाम शाहीज ने रूल किया। बीजापुर, जिसे आदिल शाहीज ने रूल किया। गोलकोंडा को रूल किया कुतुब शाहीज ने। बेरार को रूल किया इमाद शाहीज ने और बिदर को रूल किया बरीद शाहीज ने। So here the chapter, the regional kingdom part 2 has been finished in this video. In next video we will meet with next chapter. Till then, take care and bye bye. Do keep watching my videos to understand the content. If you missed anything in the classroom, then also you can go through. And if you missed the whole class, then also you can understand through my videos what was the content and what is given there. Till then, again, take care and bye bye.